कामयाब होने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। सोइचिरो होंडा ने अब उन लोगों को गलत साबित करने का इरादा कर लिया था जो इसके आइडिया को यूजलेस और बेकार कह रहे थे। 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर 8 पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर कायम किया। दोस्तों, ये दिन के वक्त हिमामात्सु में काम करता था और रात के वक्त अपनी इसी कंपनी के रिसर्च सेंटर में काम करता था। ये वो कहानी है दोस्तों जिसमें मैं डू यू नो चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को बताऊंगा कि इसने अपनी इस नई कंपनी को कामयाब कैसे किया और फिर 1944 के एयर स्ट्राइक और 1945 के जलजिले से जब इसकी फैक्ट्री की बिल्डिंग बिल्कुल गिरकर तबाह हो गई थी, इसके बाद ये बगैर इन्वेस्टमेंट के मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कैसे आया और फिर इसने ऐसी कौन सी मास्टरमाइंड स्ट्रेटजीज अपनाई जिसने इसे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से इसकी सेहत अब खराब होना शुरू हो गई थी और इसका वजन भी कम हो गया था, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इसे हर तरफ से नाकामियां ही मिल रही थी। बार बार की नाकामियों से तंग आकर इसने मेटलर्जी के बारे में अपने इल्म को मजीद बढ़ाने के लिए हिमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। आखिरकार इसने 1939 में एक कामयाब पिस्टन बनाया। दोस्तों, इसे अपने इस नए डिजाइन पर इस कदर यकीन था कि इसने फौरन आर्ट शोकाई की ब्रांच में नौकरी छोड़ दी और अपनी ब्रांच इसने ट्रेनीज के हवाले कर दी और अब इसने दिन रात पिस्टन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बनाए गए पिस्टन्स में अभी भी बहुत से फ्लॉस थे। इसके फिर कुछ अरसे के बाद टोयोटा कंपनी ने सोइचिरो से पिस्टन बनाने के लिए राब्ता किया। इसने इनके लिए 50 पिस्टन बनाए, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 पिस्टन ही टोयोटा कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक। सोइचिरो के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन इसने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और अगले कुछ साल इसने जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को विजिट किया। इसने जापान की मेटल और ऑटोमोबाइल की हर एक कंपनी को विजिट किया और अपने इल्म को मजीद बेहतर किया। नए इल्म और मजीद तजुर्बे के साथ सोइचिरो ने जब दोबारा कोशिश की तो अब की बार ये कामयाब हो गया। इसके नए पिस्टन बहुत हाई क्वालिटी के थे और अब पूरे मुल्क से ऑर्डर भी आने लगे थे। इसकी कंपनी ने तरक्की करना शुरू कर दी थी और डिमांड्स को पूरा करने के लिए इसने तकरीबन 2000 लोगों को जॉब पर भी रख लिया था। दोस्तों, जापान के जंग में एंट्री लेने से पहले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जंग ने सिवाय सोइचिरो के सब कुछ बदल कर रख दिया। जंग के दौरान सोइचिरो की कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के कंट्रोल में चली गई और फिर इसके अगले साल टोयोटा कंपनी ने इस कंपनी की 45% इक्विटी खरीद ली और सोइचिरो को सदर से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद अब इस कंपनी के हालात फिर मजीद खराब होना शुरू हो गए क्योंकि इसके बहुत से वर्कर्स जंग में शामिल होने के लिए चले गए थे, इसलिए इसकी कंपनी के लिए अब फिर से मसाइल पैदा होने लगे। दोस्तों, उस वक्त सोइचिरो ने अपनी कंपनी को रवां दवा रखने के लिए हर तरह से कोशिश की, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी तबाही इसका इंतजार कर रही थी। 1944 के एक एयर स्ट्राइक से इसकी फैक्ट्री तबाह हो गई और इसके बाद फिर जनवरी 1945 में नानकाई के जल्जले से इसका इवाटा प्लांट भी बिल्कुल गिरकर तबाह हो गया और फिर जापान ने आखिर 1945 में हथियार डाल दिए थे, लेकिन सोइचिरो होंडा इस वक्त तक तकरीबन सब कुछ खो चुका था। जंग के बाद सोइचिरो ने अपनी कंपनी का सारा सामान 4.5 लाख येन में टोयोटा कंपनी को बेच दिया और एक कॉन्फ्रेंस में इसने बताया कि मुस्तकबिल के मंसूबों पर अमल करने के लिए इसे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि इस वक्त जापान तबाह हाल था और इसके फिर 1 साल के बाद मुल्क को मुआशी बदहाली का सामना भी करना पड़ा और पूरे मुल्क में खुराक, कपड़ों और रिहाइश की किल्लत पैदा हो गई। इसके बाद एक दिन सोइचिरो को फिर जापानी इंपीरियल आर्मी का एक जनरेटर मिला। ये इसे जंग के दौरान रेडियो को चलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस इंजन को देखते ही इसके जहन में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि अगर वो इस इंजन को साइकिल के साथ जोड़ दे तो क्या होगा। इस तरह की मोटरसाइकिलें यूरोप में तो आम थी, लेकिन जापान में इन्हें कोई भी नहीं बना रहा था और इसे इस बात का भी अंदाजा था कि जापान को इस वक्त चीप ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। इसने फिर 1946 में मोटर बाइक बनाने के लिए अपने पुराने गोदाम को ही होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। यहाँ इसने 12 आदमियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने स्पेयर पार्ट्स जोड़कर एक मोटरसाइकिल तैयार की। ये मोटरसाइकिलें फिर बहुत तेजी से फेमस हुई और इन्हें पूरे जापान से ऑर्डर आने लगे, लेकिन ये यूज्ड इंजन इसके पास खत्म हो रहे थे और इसलिए इसने सोचा कि हमें नया इंजन डिजाइन करना होगा। आखिर 1947 में इसने टाइप ए इंजन मुकम्मल किया और इस इंजन पर इसने पहली मर्तबा होंडा का नाम नक्श किया। इसके बाद सोइचिरो ने फिर 1948 में मोटरसाइकिलें बनाने के लिए होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इसका मकसद था कि जापानी लोग एक जगह से दूसरी जगह इंतहाई आसानी के साथ ट्रेवल कर सकें, लेकिन इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो इसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। इस वक्त इसने एक प्लान बनाया। इसने जापान के 18,000 साइकिल वर्कशॉप मालिकान को एक लेटर लिखा
इसमें इसने इनसे अपना सारा आइडिया शेयर किया और इन्हें बताया कि ये जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। 18,000 दुकानदारों में से 3,000 दुकानदारों ने इसे बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लाई दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने इसे फंड्स दे दिए। इसके 1 साल के बाद कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल तैयार की और इसका नाम इन्होंने मॉडल डी रखा। ये इनकी एक इंतहाई अहम कामयाबी थी, लेकिन ये बाइक बहुत भारी थी जिसकी वजह से इसकी सेल बहुत कम थी और अब इसने हल्की मोटरसाइकिलें बनाने की कोशिश शुरू कर दी। 30 साल की एफर्ट और बहुत सारी गलतियों के बाद इसने एक और बाइक बनाई। इसे इसने सुपर कप का नाम दिया। सुपर कप बाइक फौरन हिट हुई और हर किसी ने इसे खरीदना शुरू कर दिया था। इसके बाद सुपर कप 1958 में $295 की कीमत के साथ अमेरिका पहुंची। अमेरिका में उस वक्त जो मोटरसाइकिलें चल रही थी इनकी कीमत $1200 के आसपास थी, जबकि होंडा बाइक्स की कीमत उनकी कीमत के तकरीबन 1/4 के बराबर थी। होंडा ने फिर जल्दी ही ट्रम्प और हार्ले डेविडसन जैसी फेमस बाइक्स को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद सोचिरो होंडा ने अपने ब्रांड को रेसिंग इंडस्ट्रीज में भी इंट्रोड्यूस करवाया और इस प्लेटफॉर्म को मोटरसाइकिलों की नुमाइश के लिए इसने इस्तेमाल किया। इसने पूरी दुनिया का सफर किया और सारी मोटरसाइकिल कंपनियों को इसने विजिट किया और हर तरह की मोटरसाइकिल कंपनी को विजिट करने के बाद अपने मोटरसाइकिल को इसने इन सबसे बेहतर बनाने की कोशिश की। इसने इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि इसकी मोटरसाइकिल ने 2 मरतबा दुनिया की सबसे बड़ी बाइक रेस भी जीती और 1960 तक तो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी और फिर अगले 8 साल में यानी 1968 तक इन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा मोटरसाइकिलें तैयार की। लेकिन दोस्तों, सोचिरो होंडा के लिए मोटरसाइकिल कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना काफी नहीं था, बल्कि इसका असल ख्वाब भी कुछ और था। 8 साल की उम्र से ये अपनी एक कार बनाना चाहता था और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में दाखिल होने के लिए जब अपने मंसूबों का ऐलान किया तो उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे खबरदार किया कि ये बहुत खतरनाक है। उस वक्त जापान में निसान और टोयोटा जैसी कार कंपनियां थी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और हुक्काम ने भी सोचिरो को कन्विंस करने की कोशिश की कि जापान को इस वक्त किसी दूसरी कार कंपनी की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिरो ने किसी की बात नहीं मानी और 1963 में फिर होंडा ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल T360 मिनी ट्रक को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बदकिस्मती से ये गाड़ी ज्यादा नहीं चल सकी। इसके बाद इसने फिर एक स्पोर्ट्स कार मुतारिफ करवाई जो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। इसने मोटरसाइकिलों की तरह अपनी कारों को भी रेसिंग के जरिए ही फेमस किया। इसके बाद 1972 में इन्होंने सिविक में डेब्यू किया जो फिर बाद में दुनिया की मकबूल तरीन कारों में से एक बन गई। दोस्तों, दरअसल होंडा ने फ्यूल मैनेजमेंट के लिए एक नया मेथड अपनाया था, कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबस्टन CVCC। इससे कारें कम फ्यूल में बहुत ज्यादा सफर करती थी। ये सिस्टम सिविक में मौजूद था। इसके अलावा इसने सिविक में कैटालिटिक कन्वर्टर को भी शामिल किया था जिससे आलूदगी वगैरह कम होती थी। इस वजह से ये कार यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि होंडा से पहले किसी कार में ये सिस्टम नहीं था। इसके बाद इन्होंने फिर सेडान बनाई जो फिर बाद में दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार बन गई। ये कार भी सिविक जैसी ही थी, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा आरामदेह कार थी। दोस्तों, 1970 के शुरू में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फिर 1980 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, सोचिरो होंडा ने 1973 में ऑफिशियली इस कंपनी से रिटायरमेंट का ऐलान किया और ये फिर 5 अगस्त 1991 को इंतकाल कर गया। एक इंटरव्यू के दौरान इसने अपने कैरियर के बारे में बताया कि जब मैं पीछे मुड़कर अपने काम को देखता हूँ तो मैंने गलतियाँ और बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। मैंने एक के बाद एक गलती दोहराई है, लेकिन एक ही रीजन के लिए मैंने 2 बार कभी गलती नहीं की और आज मैं जो कुछ भी हूँ मुझे उस पर फख्र है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने का और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।